जानी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मोहम्मद नबील की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वैसे तो बरे आज़म खुश्की के एक बहुत बड़े खित्ते को कहा जाता है। दो बरे आज़मों के दरमियान समुंदर हाइल होता है जो उन्हें एक दूसरे से जुदा करता है, लेकिन बरे आज़म एशिया और यूरोप मुख्तलिफ मुकामात पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों बरे आज़मों के इस मुल्हिका इलाके को यूरेशिया कहा जाता है और यूरेशिया में बसे हैं रशिया, अज़रबैजान, मोल्डोवा, आर्मेनिया, जॉर्जिया और बेलारूस जैसे मुल्क। आज की हमारी ये वीडियो भी यूरेशिया में बसे एक मुस्लिम मुल्क अज़रबैजान पर है। अज़रबैजान जो नस्ली एतबार से रशियन और तुर्कों के बहुत ज़्यादा करीब पाए जाते हैं। इखलाकी तौर पर इनका कुर्ब यूरोपियन से ज़्यादा मिलता है। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन का इतिहाद ख़त्म हुआ और नए ममालिक वजूद में आने लगे तो इनमें से एक अज़रबैजान भी था, जिसे पहल तस्लीम करने वाले ममालिक में पाकिस्तान और तुर्की ही थे। जिस तरह पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में हिंदुस्तान से अलग हुआ था, इनमें एक था मशरकी पाकिस्तान और दूसरा था मगरबी पाकिस्तान। आज अज़रबैजान की हालत भी वैसी ही है। जब 90 और 91 में सोवियत इत्तेहाद से इल्हाक ख़त्म होने की बातें चल रही थी, उस वक्त तक सब कुछ पुरअमन था। जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 मार्च 1992 को अज़रबैजान की आज़ादी को तस्लीम कर लिया तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। आर्मेनी फ़ौज ने अज़रबैजान के नगोर्नो काराबाग के इलाके पर कब्जा करते हुए अज़रबैजान को मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तर्ज पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई। आलमी ताकतों ने आर्मेनिया की पुष्टपनाही की और इस्लामी ममालिक ने अज़रबैजान का भरपूर साथ दिया। मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा तो इस इलाके को अज़रबैजान को सौंपने का वादा किया गया, जो आज तक अज़रबैजान के हवाले नहीं किया गया। दोनों ममालिक की अफवाज का इस इलाके पर कब्जा बरकरार है। इस मसले का आज तक कोई हल नहीं मिल सका। इसकी एक वजह तो यह है कि वहाँ आबादी मसीही लोगों की है और आर्मेनिया भी एक क्रिश्चियन मुल्क है। दूसरा, इस मसले का हल न होने की वजह ये इलाका तेल और गैस जैसी कुदरती मादनियात से भरा पड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा से ही अज़रबैजान का साथ दिया है। दोनों ममालिक के बहुत गहरे अस्करी ताल्लुकात भी कायम हैं। अज़रबैजान, जिसका आर्मेनिया से तनाज़ा चल रहा है, उसने भी आर्मेनिया को तस्लीम कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अपने अज़रबैजान की खातिर आर्मेनिया को अभी तक तस्लीम नहीं किया। और दुनिया में इस वक्त आर्मेनिया और इसराइल दो ऐसे ममालिक हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक तस्लीम नहीं करती है। हमें इसराइल की तो समझ आती है, लेकिन ये समझ से बाहर है कि जिस मुल्क का यानी अज़रबैजान का आर्मेनिया से तनाज़ा चल रहा है, उन दोनों ममालिक ने एक दूसरे को तस्लीम कर रखा है। इस मसले के हल के लिए कई बार इनके दरमियान मुज़ाकरात भी किए जा चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान आर्मेनिया को तस्लीम क्यों नहीं करता, ये हमारी समझ से बाहर है। जिस तरह कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानियों का रुझान तुर्की की तरफ हो गया था, हर कोई यही समझ रहा था कि तुर्की अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाएगा। पिछले कुछ सालों से सयाहों की आसानी के लिए अज़रबैजान ने पाकिस्तान के लिए ई वीज़ा सर्विस शुरू की थी, जिसकी मदद से सयाह हजरात घर बैठे अपने कंप्यूटर से अज़रबैजान का ई वीज़ा अप्लाई करते हैं और उन्हें 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर अज़रबैजान का ई वीज़ा मिल जाता है। आज हर दूसरा एजेंट आवाम को धोखा देने की कोशिश में है। काम काज करने वालों को अज़रबैजान का ई वीज़ा लेकर उन्हें अज़रबैजान भेज रहे हैं और उन्हें सुहाने ख्वाब दिखला रहे हैं कि जल्द अज़रबैजान भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनेगा। और अपनी पूरी कोशिश में है कि जैसे तैसे करके पाकिस्तानियों के लिए इस आसान वीज़े को ख़त्म करवा सकें और पाकिस्तानी सयाह जो खासकर सैर व तफरीह की गर्ज से कहीं जाते हैं, उनके लिए भी अज़रबैजान का वीज़ा यूरोपीय वीज़ों की तरह मुश्किल हो जाए। दोस्तों, ये तो वो बातें थी जिनके बारे में हर शख्स जानता है। आइए अब बात करते हैं अज़रबैजान के उन छुपे हुए हक़ाइक़ की जिनके बारे में हर किसी को ख़ास इल्म नहीं होता। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारे इस चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि सैर व तफरीह और मालूमात पर बनाई गई कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस ना हो जाए। दोस्तों, अज़रबैजान की सरहदें इस वक्त मशरिक में कैस्पियन सी, शुमाल में रूस और जॉर्जिया, मगरिब में आर्मेनिया और तुर्की, जबकि जनूबी सिंध से ईरान जैसे मुल्क से मिलती हैं। इस वक्त जिस रकबे पर आज़री हुकूमत कायम है वो रकबा है 86,600 मरबा किलोमीटर का। अपने रकबे के एतबार से ये मुल्क इस वक्त दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। मुल्क के 4,400 मरबा किलोमीटर के रकबे पर इस वक्त आर्मेनी अफवाज का कब्जा भी कायम है। मुल्क की मौजूदा आबादी 1,27,000 अफराद के करीब है और ये मुल्क अपनी आबादी के हवाले से इस वक्त दुनिया भर में 90 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क तस्वर किया जाता है। ये मुल्क दुनिया के उन ममालिक में से एक है जिन पर अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आज़म की हुकूमत भी रह चुकी है। उमवी दौरे हुकूमत में इस मुल्क पर अरब से आने वाले मुसलमानों ने कब्जा किया था
اور پھر آنے والے سالوں میں اسلام اس خطے میں پھیلتا چلا گیا۔ جب سلطنت روس کا خاتمہ ہو رہا تھا تو آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک ریاست قائم کی، جس کا بہت جلد خاتمہ بھی ہو گیا، اور 1918 میں آذربائیجان نے تینوں ممالک کی اس ملحقہ ریاست سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس ریاست کو دنیا کی پہلی مسلم پارلیمانی ریاست ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا تھا۔ 1936 میں آذربائیجان سوویت یونین کا دوبارہ سے حصہ بنا اور 1992 تک یہ روسیوں کے محتاج ہی رہے۔ آج آذربائیجان آزاد ہے۔ ان کی آزادی کو آپ اس ملک میں پہنچ کر ہی صحیح طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ کیسپین سی کے کنارے بسا باد کوبا شہر، جس کا نام مسلمانوں نے ہواؤں کا مارا شہر کے طور پر رکھا تھا، آنے والی صدیوں میں بگڑ کر باکو ہو گیا۔ آج اس شہر کو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے علاوہ اس ملک کا دارالحکومت ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آذربائیجانی اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ یہ زبان ترکی زبان سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ جس طرح ہندی بولنے والے اردو کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، ویسے ہی ترکش بولنے والے آذربائیجانی زبان کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں دوسری زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں جارجین، آرمینین، رشین اور تیلش زبان اہم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر 10 زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں، مگر ان کے بولنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔ آذربائیجان کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو ملک کی 97.4% آبادی مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں زیادہ آبادی شیعہ اور پھر سنی مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ اس ملک میں 1.1% مسیحی برادری بھی مقیم ہے۔ 1% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی بھی دین یا مذہب سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ اپنا دین مذہب واضح کرنا پسند کرتے ہیں۔ 0.5% میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس ملک میں بستے ہیں۔ ان دوسرے مذاہب کے لوگوں میں یہودی اور بہائیت کے پیروکاروں کی اکثریت زیادہ ہے۔ اس ملک کی ترقی کے پیچھے اس ملک کا تعلیمی نظام بھی کار فرما ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ ملک میں ابتدائی اور ثانوی تعلیم مفت ہے۔ مالی حالات سے متاثرہ افراد کو حکومتی وظیفے پر بھی فری پڑھایا جاتا ہے۔ آذربائیجان کی آمدنی میں اس وقت 2/3 کردار تیل اور گیس کا ہے۔ ان کے علاوہ سونا، چاندی، لوہا، تانبا اور دوسری اہم دھاتیں ہیں، جن کی کانکنی سے اس ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آذربائیجان کا 55% رقبہ قابل کاشت ہے۔ انگوروں کی بہت زیادہ فارمنگ اس ملک میں ہو رہی ہے۔ ان انگوروں سے شراب تیار کر کے رشیا جیسے ممالک اور دوسرے ہمسائے ممالک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گندم، آلو، چقندر، کپاس اور تمباکو اس ملک میں ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ لائف سٹاک، ڈیری پروڈکٹس اور فشنگ بھی کہیں نہ کہیں اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر ہم اس ملک میں ٹورزم انڈسٹری کو اہم نہ سمجھیں تو یہ اس ملک کی معیشت کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ آذربائیجان نے قرہ جنگ کے بعد ہر آنے والے سال میں اپنے ملک کو ایک اچھی شخصیت کے طور پر دنیا میں ابھارا ہے۔ اس ملک میں موجود عجائب گھر، ملک کے 8 بڑے نیشنل پارکس، اسلامی ورثہ اور ثقافت جو ہزاروں سالوں سے یہ لوگ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خوبصورت پہاڑوں کی ہائکنگ سیاحوں کو اس ملک میں کھینچ رہی ہے۔ باکو شہر اور باکو کے ساحل ایشیا کا دوسرا بینکاک بن رہے ہیں۔ سال 2017 میں اس ملک میں 27 لاکھ غیر ملکی سیاحوں نے وزٹ کیا تھا، لیکن سال 2020 اس ملک میں سیاحت کے لیے سب سے بہترین سال تصور کیا جائے گا۔ ایک تو باکو میں UEFA چیمپئن لیگ کے کچھ میچز بھی ہیں، دوسرا اس ملک کا آسان ای ویزا سیاحوں کو اس ملک میں کھینچے گا۔ .az اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے اور +994 اس ملک کا کنٹری کوڈ ہے۔ ملک کی کرنسی کو منات کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک منات اس وقت 90.74 پاکستانی روپوں جبکہ 41.61 بھارتی روپوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ آرمینیا گئے ہیں اور آپ نے آرمینیا کا وہ علاقہ وزٹ کیا ہے جو ہے تو آذربائیجان کا لیکن اس پر آرمینی افواج کا قبضہ ہے، یاد رکھیں اگر آپ نے وہ علاقہ وزٹ کیا ہے تو آپ کو آذربائیجان میں انٹری نہیں ملے گی۔ آذربائیجان کی کل ملکی پیداوار $189 بلین ہے، جبکہ اس ملک میں فی کس مجموعی آمدنی $18,793 کے قریب ہے۔ اس ملک میں کل بہنے والے دریاؤں کی تعداد 8,359 ہے، جن میں سے 8,188 دریا 25 کلومیٹر سے بھی چھوٹے ہیں۔ ملک میں 10 بڑی جھیلوں کے علاوہ کل جھیلوں کی تعداد 450 سے بھی زیادہ ہے۔ آذری لوگ پین کیک بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ لوگ چائے کے ساتھ میٹھا کھانا بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ چائے کے ساتھ یہ لوگ میٹھا جیم یا شہد خاص کر بہت پسند کرتے ہیں۔ دن میں یہ لوگ 2 سے 3 بار اگر چائے نہ پئیں تو ان کا دن نہیں گزرتا۔ آذربائیجان کا علاقہ قرہ جس پر آرمینیا کا قبضہ ہے، اس خطے کے گھوڑے گھوڑوں کی دنیا کے ہیرو کہلائے جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے اپنے حسن اور اپنی تیز رفتاری کی بدولت پوری دنیا میں بہت ہی مشہور ہیں۔ آذری منات یعنی آذری کرنسی یورو کرنسی سے ملتی جلتی ہے۔
आज़रबाईजानी लोग सोने के दांत लगवाने के बहुत ही शौकीन होते हैं, यहाँ तक कि ये लोग अपने अच्छे भले दांतों को निकलवाकर सोने के दांत लगवा लेते हैं। कारपेट और कालीन इस मुल्क के देही इलाकों में कई सदियों से बनाया जा रहा है। कालीन साजी बाकायदा एक सनत के तौर पर भी कायम है। बाकू में समुंदर किनारे कारपेट म्यूजियम का इफ्ताह करके साल 2014 में आज़रबाईजानी हुकूमत ने यह साबित किया था कि कालीन साजी इनके खून में बसी हुई है। फ्री स्टाइल रेसलिंग इस मुल्क की कौमी खेल होने का एजाज़ रखती है। इस मुल्क में म्यूजिक सुनना और बजाना भी एक खेल के तौर पर ही लिया जाता है। इसके अलावा स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, बॉक्सिंग, सोकर, रग्बी यूनियन, वॉलीबॉल और शतरंज इस मुल्क में दूसरी ज़्यादा खेली जाने वाली खेलें तस्वर की जाती हैं। पर्शियन आयरन वुड इस मुल्क का कौमी दरख्त होने का एजाज़ रखता है। अनार को इस मुल्क का कौमी फल तस्वर किया जाता है। काराबाग हॉर्स को इस मुल्क का कौमी जानवर कहा जाता है। कुजवेनी चकोर को इस मुल्क का कौमी परिंदा माना जाता है। जेरबीरा के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल कहा जाता है। आज़रबाईजान में गैस की बहुतायत है। मुल्क में कई जगह ऐसी हैं जहां हर वक्त गैस निकल रही होती है। कई मुकामात ऐसे भी हैं जहां कई सालों से मुसलसल गैस के इखराज से आग भी जल रही है। बाकू में बनाया गया फ्लेम टावर इसी बात की निशानी है कि खुदा ने इस मुल्क को गैस जैसी नेमत से नवाज रखा है। आज़रबाईजान के शहर बाकू को अगर हम एशिया का वीनस कहें तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। वीनस शहर की तर्ज पर नहरें इसी शहर से भी गुजारी गई हैं, जिन नहरों में गंडोला कश्तियों का राज रहता है। इन गंडोला कश्तियों में बैठकर आप इस शहर की खूबसूरती का एक नए अंदाज में मज़ा ले सकते हैं। 2010 में आज़रबाईजान में लगा झंडा दुनिया के सबसे बुलंद पोल पर लहराता नजर आता था, लेकिन साल 2010 में ताजिकिस्तान ने दुनिया के सबसे ऊंचे पोल पर अपने झंडे को लहराकर ये एजाज़ आज़रबाईजान से छीनकर अपने नाम कर लिया था। आज ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में आज़रबाईजान का एक बड़ा नाम है, मगर सबसे बड़ा नहीं। पहली जंग अजीम से पहले आज़रबाईजान सारी दुनिया का आधा तेल अकेला सप्लाई किया करता था। आज़रबाईजान में 400 से ज़्यादा मड वोल्केनोज हैं। दूसरे ममालिक से आए लोग इन वोल्केनोज को देखना बहुत पसंद करते हैं। पहले इस मुल्क में रशियन ज़ुबान तालीमी निसाब का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब रशियन और अंग्रेज़ी दूसरी और तीसरी ज़ुबानों के तौर पर इस मुल्क में बोली और पढ़ी जाती हैं। मुल्क के पुराने लोग जिन्होंने आज़ादी से पहले का आज़रबाईजान देख रखा है, वो लोग रशियन ज़ुबान पर मुकम्मल अबूर भी रखते हैं, और जो आज की नई नस्ल है वो रशियन ज़ुबान से इतना ही लगाव रखती है जितना हम पाकिस्तानी आज़रबाईजानी ज़ुबान से रखते हैं। आज़रबाईजान का दुनिया में एक अच्छा नाम है, और इस अच्छे नाम की वजह यह भी है कि इस मुल्क का मीडिया आज़ाद नहीं है। किसी को भी इस मुल्क के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि अगर कोई छोटा मोटा फसाद या हंगामा हो भी जाता है, वो ना तो किसी दूसरे मुल्क में पता चलता है और ना ही मुल्क की आलमी सतह पर बदनामी होती है। इस मुल्क के नाम का मतलब है लैंड ऑफ फायर। इस नाम रखने की एक वजह यह भी है कि हज़ारों साल पहले जब इस मुल्क में गैस की बहुतायत की वजह से गर्म मौसम में आग भड़क उठती थी, तो इस मुल्क के लोग इस आग की पूजा किया करते थे। इसी मुनासबत से इस मुल्क को आज लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहा जाता है। इस मुल्क में सदारती निज़ाम लागू है। पहले इस मुल्क में मुंतखब होने वाले सदर की मुद्दत 5 साल हुआ करते थे, लेकिन साल 2016 में इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया था। 30 अगस्त 1991 को इस मुल्क को आज़ादी मिली थी। इसी वजह से 30 अगस्त का दिन इस मुल्क के लिए जश्न आज़ादी होता है। इस मुल्क के 60% रकबे पर पहाड़ों ने छाँव कर रखी है। पाकिस्तान वक्त के लिहाज से आज़रबाईजान से 1 घंटा आगे है, जबकि दोनों ममालिक की सरहदों के दरमियान दूरी 2000 किलोमीटर से कुछ ज़ायद की बनती है। 30 लाख लोगों की रहायशगाह बाकू शहर मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह होने का एजाज़ भी अपने पास रखता है। आज़रबाईजान में गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री और सर्दियों में कम से कम -33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दुनिया में ईरान के बाद सबसे ज़्यादा शिया आबादी वाला मुस्लिम मुल्क भी यही आज़रबाईजान ही है। फास्ट फूड की दुनिया में KFC का एक बहुत बड़ा नाम है। पूरी दुनिया में इस वक्त 120 से ज़्यादा ममालिक में KFC रेस्टोरेंट खोले जा चुके हैं। इनकी कुल 19,000 से ज़्यादा शाखें काम कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहाँ है? इनका सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसी मुल्क यानी आज़रबाईजान के शहर बाकू में काम कर रहा है। आज़रबाईजान में साल 2018 के दौरान 30 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था। अगर आप भी आज़रबाईजान जाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप ईरान का ई-वीज़ा अप्लाई कीजिए, जो हाल ही में ईरान ने पाकिस्तानियों के लिए भी फराहम करना शुरू कर दिया है। ईरान का ई-वीज़ा हासिल करने के बाद आज़रबाईजान का ई-वीज़ा अप्लाई करें। $24 इसकी फ़ीस है, वो अदा कीजिए।
और बाय रोड ईरान और आज़रबाईजान का सस्ते में टूर कीजिए। लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही सस्ते में एक अच्छा टूर कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा लेने में दुश्वारी नज़र आती है तो आप कमेंट करते हुए मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आपको एक तफसीली वीडियो की सूरत में बतला दूंगा कि कैसे एक पासपोर्ट और चंद हज़ार रुपयों से आप इन दोनों ममालिक का वीज़ा लेकर इनमें सैर के लिए जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ों अकारब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक भी कीजिएगा। कमेंट करते हुए हमें अपनी तजावीज़ और राय से ज़रूर आगाह रखा करें ताकि हम अगली आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी ला सकें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।